गुड आफ्टरनून सर। कल क्लास में गुड आफ्टरनून था। कल क्या डिस्कस हुआ था सर? नॉन इन्वर्टिंग समर वाला हम लोग प्रूफ डिस्कस किया था। समर ओके, नॉन इन्वर्टिंग समर हो गया था। अच्छा, उसको दोबारा देखा? यस सर। कोई समस्या? नो सर। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है कि कैसे हम ऑप एम्प को एज अ इंटीग्रेटर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटर का क्या काम होता है? जो भी उसको इनपुट, हाँ ठीक है, अगर तो समेशन हम उस ये एक मतलब उसका स्मॉल टाइम पे भी हम इंटीग्रेशन कर, ठीक। मीनिंग अगर ये मेरे पास एक स्क्वायर वेव होती, ठीक, इस स्क्वायर वेव का हर इंस्टेंट पे जो इसका वैल्यू है उसको अगर हमें ऐड करना होता तो हम क्या करते? इसको इंटीग्रेट करते, ठीक। हर वैल्यू को हमें ऐड करना होता या किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर इसको ऐड ऑन करना होता तो हम क्या करते? इंटीग्रेट करते। यानी यहां अगर तुम इनपुट दोगे V1 और आउटपुट आ रहा होगा V0, अगर इनपुट दिया V1 और आउटपुट आ रहा है V0, ठीक, तो इंटीग्रेटर में रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि V0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1। यही काम होना चाहिए इंटीग्रेटर का। यस सर। ठीक, Yes, तो sir. हमें हाँ, हमें ऑप एम्प को यूज करके अल्टीमेटली यही रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं ऑप एम्प के को कैसे हम यूज करते हैं? एक हमने आइडियल ऑप एम्प लिया, इनपुट 1, इनपुट 2, माइनस प्लस। नाउ अभी तक जब हम फीडबैक लगा रहे थे तो हम लगाते थे रेजिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ पे हम फीडबैक में डिवाइस चेंज कर रहे हैं और लगा रहे हैं कैपेसिटर, ठीक। इस बात को सोचते हुए कि भाई कैपेसिटर के रिलेशंस में, कैपेसिटर का जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन होता है उसमें इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएशन जैसी चीजें आती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे फीडबैक को कैपेसिटर से चेंज किया। इधर एक रेजिस्टेंस लगाया R, इनपुट आ रहा है VI और इसको हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक। ध्यान से देखो, जो तो हमने इंटीग्रेटर का सर्किट बनाया है, सॉरी, जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेटर का सर्किट बनाया है वो एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा तुमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा है, एक्सेप्ट चेंजेस क्या है? यहाँ पे जो फीडबैक था वहां पे फीडबैक दिया जा रहा था रेजिस्टेंस से, यहां पे फीडबैक दिया जा रहा है कैपेसिटर से। फर्क इतना है, बाकी सर्किटरी सेम है ना। Now, अब हमें इसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। इसका हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तरीका अगेन वही सेम, ये पॉइंट VA, ये पॉइंट VB,
ये क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल। ठीक, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल है, ये नॉन इन्वर्टिंग का पोटेंशियल है। अगर ऑप एम्प आइडियल है तो उस केस में क्या होगा, बाय वर्चुअल शॉर्ट VA इज इक्वल टू क्या है, VB है। VB। अब जितने भी यहाँ रेजिस्टेंस है सब में एक एक करंट फ्लो करा दो, I1, इस कैपेसिटर में भी एक करंट फ्लो करा दो, IF, एंड दिस इज IB at node P, this is node P by KCL। क्या होगा, I1 is equal to IB1 plus IF, IB1 is equal to 0 है, IB1 is equal to 0 है। क्या आया, I1 is equal to IF। IB1 क्यों 0 है, क्योंकि ये डायोड, सॉरी ये ऑप एम्प आइडियल है, आइडियल ऑप। ठीक, अभी तक जब भी ये रिलेशन आता था, इसके बाद हम सिंपली क्या करते थे, हम ओम्स लॉ लगाते थे। ठीक, ओम्स लॉ की एक फॉर्म V इज इक्वल टू IR होती है, एक फॉर्म ये भी होती है I इज इक्वल टू C dV by dt। होती है ये वाली फॉर्म, होती है। सर ऊपर वाला पता है, नीचे वाला नहीं पता है, इज इक्वल टू C dV by dt वाला। अच्छा, ये पता है V इज इक्वल टू L di by dt। ये पता है, यस सर। इसी तरह से यहाँ के केस में होता है V C इज इक्वल टू 1 by C इंटीग्रेशन I dt I L, ये VL है, ये IC, IL इज इक्वल टू 1 अपॉन L इंटीग्रेशन I dt, सॉरी इंटीग्रेशन V dt। जिनको भी ये रिलेशंस नहीं पता है वो अपनी कॉपी में लिख लो। अगर हमें इंडक्टर में ये रिलेशंस है इंडक्टर के, ये रिलेशन है कैपेसिटर के, ठीक, कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं पहला। अगर हमें कैपेसिटर के अक्रॉस करंट निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, VC इसको कर लेना। ठीक, इंडक्टर के अक्रॉस अगर इंडक्टर के अक्रॉस करंट निकालनी हो तो ये फॉर्मूला। ठीक, और ये चारों ही ओम्स लॉ की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, हो सकता है तुमने अपने लेवल पे नहीं पढ़ा है, लेकिन एट लास्ट तुम्हें ये याद रखना है कि भाई करंट वोल्टेज रिलेशन कैपेसिटर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसको। यस सर। यस सर। यस अब सर। देखो, यहां पर भी एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर में ही ये IF करंट फ्लो हो रही है। तो मतलब अभी तक जो हम करंट यहाँ की निकालते थे तब यहाँ रेजिस्टेंस होता था और हम लॉजिक लगाते थे ये वाला I इज इक्वल टू V बाय R। अब क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला IF इज इक्वल टू CF d VC बाई dt। और ये VC क्या है,
इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पे, ये है वीसी। इस वीसी को अगेन उसी तरह से फाइंड आउट करना है जैसे अभी तक हम लोग रजिस्टर में करते थे। प्लस कहां से कनेक्टेड है? इस वीबी से। माइनस कहां से है? वी नॉट से। तो वीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीबी माइनस वीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीबी माइनस वी नॉट। दैट मीन्स IF इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? IF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी एफ डी बाई डी टी ऑफ VB माइनस वी नॉट। किसी को भी इस पॉइंट में कोई डाउट है? नो सर। नो ठीक। सर। I1 फाइंड आउट कर लेते हैं। I1 क्या हो जाएगी? VI, इधर प्लस है इधर VI माइनस VB अपॉन R, या तो रेजिस्टेंस ही है। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI माइनस VB अपॉन R। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? VI माइनस VB अपॉन R इज इक्वल टू CF D by dt of VB minus V naught। राइट। VB यहाँ पे है 0, ये हमने फाइंड आउट किया। तो क्या आ जाएगा? VI by R is equal to CF D by dt of minus V naught। R को हम इधर भेज देते हैं। VI is equal to CF R D by dt of minus V naught। अब देखो हमें क्या निकालना था? आउटपुट इन टर्म्स ऑफ VI। हमें तो आउटपुट वोल्टेज चाहिए था ना, इनपुट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज तो चाहिए नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 है ये, और इस इक्वेशन 2 को हम इंटीग्रेट किए दे रहे हैं। बोथ साइड हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन से क्या आएगा? 0 to t VI dt। देखो क्योंकि डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन भी हम t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है ना? इज इक्वल टू CF इंटू R, कॉन्स्टेंट्स है, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dt माइनस V नॉट dt। ठीक। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या आ जाएगा? CF इंटू R माइनस V नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t VI dt। तो V नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 1 अपॉन CF R माइनस 1 अपॉन CF इंटू R इंटीग्रेशन 0 to t VI dt। अब देखो आउटपुट क्या है? इनपुट का इंटीग्रेशन है। यानी जो सर्किट हमने ड्रॉ किया था अभी, वो सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है एज अ इंटीग्रेटर। यस सर। Yes, sir. यस किसी को भी इस पूरे
डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब जैसे ये इंटीग्रेटर की तरह काम कर सकता है, वैसे डिफरेंशिएटर की तरह भी काम कर सकता है, डिफरेंशिएटर की भी तरह काम कर सकता है, राइट? चेंजेस क्या होंगे इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के सर्किट? जस्ट अ सेकंड। ठीक, ये ऑप एम्प था, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको ग्राउंड कर दिया। अब चेंजेस क्या है? देखो, वहां पे जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमने इनपुट प्रोवाइड किया था थ्रू रेजिस्टेंस, यहां हम इनपुट दे रहे हैं थ्रू कैपेसिटर और फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू रेजिस्टेंस। सर्किट में दोनों में सिमिलरिटी है, बट क्या हुआ है, कैपेसिटर को हमने चेंज कर दिया है रेजिस्टेंस, रिप्लेस कर दिया। इधर कैपेसिटर आ गया और इधर रेजिस्टेंस आ गया। अगेन इस पॉइंट का वोल्टेज VB, VA, VA इज इक्वल टू क्या है, VB इज इक्वल टू 0, राइट? यहां एक करंट फ्लो कर आई I1, यहां एक करंट फ्लो हो रही है IF, ठीक? यहाँ I1 फ्लो हो रही है, यहाँ पे IF फ्लो हो रही है बाय KCL। I1 यहाँ पे IB1 भी है, ठीक? I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IF प्लस IB1, ये IB1 हो गई 0। अगेन I1 इज इक्वल टू IF, अब देखो यहाँ जो I1 है वो कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट है, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C dVC बाई dt, जहां पे VC इज इक्वल टू क्या है, इधर प्लस इधर माइनस। ये प्लस माइनस हम कैसे लगा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को देख। जैसे रजिस्टर जो है वो पैसिव एलिमेंट है, वैसे ही तुम्हारा कैपेसिटर भी पैसिव एलिमेंट है, ठीक? तो VI माइनस VA, VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI माइनस VA। तो I1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C d बाई dt ऑफ VI माइनस VA। IF की जगह पे क्या लिख सकते हैं, VA माइनस V नॉट अपॉन RF, VA माइनस V नॉट अपॉन RF। VA इज इक्वल टू है 0, ये क्या हो जाएगा, C d बाई dt ऑफ VI इज इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन RF। फर्दर इसको अगर सॉल्व करें तो V नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस CRF d बाई dt ऑफ VI। आउटपुट जो है वो इनपुट का डिफरेंशिएशन है, आउटपुट जो है वो इनपुट का डिफरेंशिएशन, यानी ये जो सर्किट हमने ऊपर ड्रॉ किया वो डिफरेंशिएटर की तरह प्रॉपर्ली काम कर रहा है। डिफरेंशिएटर में कोई कहीं डाउट? नो सर। नो सर।
No, sir. Sir. नेक्स्ट जो तुम्हारी एप्लीकेशन है वो है यूनिटी फॉलोवर। यूनिटी फॉलोवर। किसी का माइक बेटा ऑन है, उसको ऑफ कर लो। इसी को वोल्टेज फॉलोवर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बात करते हैं। इसी को वोल्टेज फॉलोवर भी बोलते हैं, यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इसी को हम वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोवर भी बोलते हैं, यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक, 3 नाम है इसके। कई बार तुम्हें इस तरह से भी क्वेश्चन मिलता है कि इसको वोल्टेज फॉलोवर क्यों बोलते हैं या इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर क्यों। ना, अब ध्यान करो, जो हम लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया था वो कुछ इस तरह का था, प्लस माइनस, यहां से वोल्टेज दिया था VI, एक रेजिस्टेंस था RI, RR, एक फीडबैक रेजिस्टेंस था RF, और V0 आया था। और ये पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हारा कैसा था, ग्राउंड था। ऐसे ही था। ये पॉइंट तुम्हारा, टर्मिनल तुम्हारा ग्राउंड था। अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिटी फॉलोवर बनाने के लिए पहले तो इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे। ठीक, अगर हमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट याद है तो कैसे हम यूनिटी फॉलोवर बना सकते हैं हम वो देख। ठीक, इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे और इस रेजिस्टेंस को 0 कर देंगे। इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, यानी यहां से इस वायर को कट कर देंगे और इस रेजिस्टेंस को 0 कर देंगे। अब सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो सर्किट है ये बेसिकली क्या कहलाता है, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। ये सर्किट क्या कहलाता है, वोल्टेज फॉलोवर। क्यों कहते हैं भाई इसको वोल्टेज फॉलोवर या यूनिटी फॉलोवर। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, VI। ठीक, लेस से इस टर्मिनल का वोल्टेज है VA। तो बाय वर्चुअल शॉर्ट VI इज इक्वल टू क्या होगा, VA। और बाय, देखो ये वाला टर्मिनल ऐसे इस तार से इधर यहां पे कनेक्टेड है और इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, V0। यानी VA और V0 एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली हमने एक तार लगा के शॉर्ट सर्किट किया है। बाय फिजिकल शॉर्ट सर्किट VI इज इक्वल टू VA हुआ, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट लगा। और V0 इज इक्वल टू VA है, क्यों, क्योंकि फिजिकली हमने एक वायर लगा के इसको शॉर्ट किया, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, उस रेजिस्टेंस को हमने 0 कर दिया। तो इससे हमें क्या निकल के आया कि आउटपुट वोल्टेज हमेशा इनपुट वोल्टेज के बराबर रहेगा। आउटपुट वोल्टेज हमेशा इनपुट वोल्टेज के बराबर रहेगा। अब अच्छा ये बताओ, इस सर्किट का गेन कितना होगा। वन। इस सर्किट का गेन होगा 1। अब समझ में आ गया इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ये है एक एम्पलीफायर जो
गेन कितना दे रहा है 1। कोई भी डिवाइस अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 का गेन प्रोवाइड कर रही है तो उसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं। इक्वल टू और 1 से ग्रेटर देन का गेन प्रोवाइड कर रही है तो उसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं। यहाँ पे गेन कितना है 1, यानी जो भी इनपुट दोगे वो ऐसे ही आउटपुट की तरह मिल जाएगा। अब ये सोचो इसका कहीं कुछ यूज समझ में आता है? किस काम आएगा ये? किसी काम का है? कुछ तो कर नहीं रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं उसी को आउटपुट दिए दे रहा है। तो इसको, इसकी पहली एप्लीकेशन जो हम लेते हैं वो है एज वोल्टेज बफर। एज वोल्टेज बफर। ये बफर वर्ड कहीं सुना है? सर केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री में सुना है। क्या होता है बफर? क्या होता है? सर पीएच लेवल बैलेंस कर देता है सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन पीएच लेवल। अच्छा ठीक है, वो केमिस्ट्री वाला बफर था। ठीक। अच्छा, इन जनरल लाइफ में जब YouTube पे वीडियो देख रहे होते हो तब कहते हो ना कि नेट लैग स्लो होता चल है। रहा है, बफरिंग हो हाँ रही है। लैग होता है। बफरिंग हो रही है। हाँ यहाँ कुछ ऐसा ही काम ये करता है, ये वोल्टेज को बफर करता है। देखो इस बात को समझना, जब तुम YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो एक वीडियो का जो चल रहा है वीडियो, उसका भी कुछ फ्रेम पर सेकंड है कि 1 सेकंड में इतने फ्रेम उसको चलाने हैं। यस वीडियो सर। की अपनी कुछ स्पीड है, ठीक। और तुम्हारा जो कनेक्शन है यानी जो नेटवर्क है उसकी अपनी स्पीड है कि वो इतने फ्रेम पर सेकंड दिखा पाएगा। अगर ये दोनों बराबर है, ठीक, अगर इसको हम n से रिप्रेजेंट करें और इसको f से, ठीक, अगर n ग्रेटर देन या इक्वल टू है f से, यानी जो तुम्हारे नेटवर्क कनेक्शन की जो स्पीड है वो वीडियो के चलने की स्पीड के बराबर है या उससे ज्यादा है, तब तो तुम्हारा वीडियो बहुत स्मूथ चला करता है, तुम आराम से मूवी देखते रहते हो, मूवी या जो भी तुम देख रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे नेटवर्क की स्पीड वीडियो की फ्रेम रेट से नीचे हो तो क्या वीडियो चलता है? नो सर। कुछ देर के लिए वहां पे गोल 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 नाचने लगता है ना। यस सर। ठीक, उस समय पे उस डिवाइस ने क्या किया, क्योंकि तुम्हारे नेटवर्क की स्पीड स्लो थी तो उसने इस वीडियो के फ्रेम रेट को रिड्यूस कर दिया। जो फ्रेम रेट है, फ्रेम पर सेकंड है, वीडियो की चलने की जो स्पीड है उसको रिड्यूस कर दिया, ताकि तुम्हारे नेटवर्क कनेक्शन की स्पीड और फ्रेम रेट ऑफ वीडियो दोनों सेम स्पीड पे चले, सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। कैसे रिड्यूस किया? उसने एक डिले डाल दिया, उसने एक डिले दे दिया ताकि तुम्हारा वीडियो कुछ देर बाद चले, कुछ सेकंड रुक जाए उसके बाद चले, ठीक, ताकि तब तक तुम्हारा जो नेटवर्क कनेक्शन है वो भी उसके आसपास की स्पीड पकड़ ले, उसके आसपास अपने आप को ले आए। बात समझ में आई? तो जो ये काम करने वाली डिवाइस है जिसने वो डिले प्रोवाइड किया, वो क्या करा रही है? तुम्हारे वीडियो की बफरिंग करा रही है फॉर अ सेकेंड, फॉर अ 2 सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क कनेक्शन, कुछ देर के लिए बफरिंग करा रही है। आप सोचो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, उसमें एक डिवाइस यहाँ लगी है, 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 ऐसे कई सारी डिवाइसेस लगी। अच्छा, इन दोनों डिवाइस का जो आउटपुट है वो तीसरी इस डिवाइस में जा रहा है, इन दोनों डिवाइस का आउटपुट इसमें जा रहा है और फाइनल ये आउटपुट आ रहा है। अब अगर सोचो इस ये ए बी सी डी और ई,
इन दोनों डिवाइस से जो प्रोसेसिंग होके आउटपुट आ रहा है लेट्स से x, और इन दोनों डिवाइस से जो प्रोसेस होके आउटपुट आ रहा है y, ये x और y अगर सेम टाइम पे आएंगे तब तो ई डिवाइस प्रॉपर आउटपुट z प्रोवाइड कर पाएगी। लेकिन अगर सोचो इसने y ने आने में देर कर दी, x पहले आ गया, तो क्या आउटपुट सही आएगा? नो सर। है ना? और अब सोचो कि ये जो हमने ये एक नेटवर्क बनाया, ये नेटवर्क एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता, तो यानी x भी एक वोल्टेज है और y भी एक वोल्टेज है, और z क्या है? इन दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट वोल्टेज, दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्ट सही टाइम पे आए, मतलब रिजल्ट करेक्ट आए, इसके लिए जरूरी है कि x और y दोनों सिंक्रोनाइज्ड, दोनों सेम टाइम पे आए। ठीक? अगर x और y में से कोई भी देर से आया तो आउटपुट इनकरेक्ट आएगा। ठीक? और मान लो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो C और D डिवाइसेस है वो थोड़ा धीरे काम कर रही है, जबकि A और B डिवाइसेस थोड़ी तेज काम कर रही है। A और B डिवाइस को आउटपुट देने में लग रहा है 5 सेकेंड, जबकि C और D को आउटपुट देने में लग रहा है 10 सेकेंड। ठीक? ये दोनों जो काम कर रही है और Y जो आउटपुट जनरेट कर रही है उसमें लग रहा है टाइम 10 सेकेंड, और जबकि जो A और B डिवाइस काम कर रही है उसको आउटपुट देने में 5 सेकेंड लगते हैं। यानी X जो है वो 5 सेकेंड में अवेलेबल हो जा रहा है E के पास, और Y जो है वो 10 सेकेंड में आ पा रहा है। तो क्या कभी आउटपुट सही आएगा? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं है ना? नो तो अब यहाँ पे काम आता है हमारा यूनिटी फॉलोवर का सर्किट। अब यहाँ पे काम क्या आता है? हमारे यूनिटी फॉलोवर का सर्किट। हम क्या करें, यहाँ पे यूनिटी फॉलोवर लगाते। ठीक? यूनिटी फॉलोवर लगाते। अगर यूनिटी फॉलोवर लगाया तो इनपुट आउटपुट में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि यूनिटी फॉलोवर का काम ही है जो तुम इसको इनपुट दोगे वही वो आउटपुट देगा। लेकिन इस यूनिटी फॉलोवर को भी काम करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। ठीक? कुछ भी, जो भले ही कुछ माइक्रो सेकेंड हो, लेकिन कुछ समय तो लगेगा ही ना। हम क्या कर रहे हैं कि इस यूनिटी फॉलोवर में रेजिस्टेंस वगैरह कुछ इस तरह से लगा रहे हैं कि इसको काम करने में एट लास्ट 5 सेकेंड लगे। काम ये कुछ नहीं कर रहा है, जो इनपुट दिया जा रहा है वही आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इनपुट होके तो इसके थ्रू जा रहा है ना, प्रोसेसिंग तो हो रही है ना इसके थ्रू, और उस प्रोसेसिंग में अगर ये 5 सेकेंड ले ले तो टोटल टाइम एक्स के आने का भी 10 सेकेंड हो जाएगा। यानी एक्स और वाई अब दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन हो गया और आउटपुट हमें प्रॉपर मिल गया। ये पॉइंट यहाँ पे हमें केवल इतना समझाना था कि कैसे यूनिटी फॉलोवर या वोल्टेज फॉलोवर कैसे तुम्हारा वोल्टेज बफर की तरह काम करता है। ये पॉइंट कोई ऐसा जो नहीं समझ पाया हो? हाँ तेजस्वी बताओ, कोई डाउट? यस सर, वो लैग के बाद जो हो रहा था वो समझ में नहीं आया सर, कि जब इस डिले हो लैग के जाएगा तो बाद उसके बाद कैसे। यस सर। देखो, इस फॉलोअर ने क्या काम किया, 5 सेकेंड का एक्स्ट्रा डिले प्रोवाइड किया। ठीक? अब एक्स वोल्टेज के आने में जो टोटल टाइम लगेगा ये 5 सेकेंड प्लस ये 5 सेकेंड, टोटल टाइम एक्स के आने में लगेगा 10 सेकेंड, वाई को आने में लग ही रहा था पहले से 10 सेकेंड। यानी एक्स और वाई
दोनों ही इनपुट जो ई पे आ रहे हैं, अब दोनों को आने में 10 सेकंड लग रहा है, यानी सेम टाइम पे दोनों पहुंचेंगे। अगर तुमने इनपुट यहाँ पे सेम टाइम पे दिया x और y या x डैश और y डैश, तो आउटपुट भी सेम टाइम पे आएगा इस पॉइंट पे। तो ई आराम से उनको प्रोसेस करके एक साथ प्रोसेस कर लेगा और z आउटपुट दे देगा, यस सर, समझ में आ गया सर। है ना। थैंक यू सर। सर हाँ सर अगर दोनों की टाइमिंग अलग अलग है तो? दोनों की बेटा उसी दोनों की टाइमिंग अलग अलग को सेम करने के लिए तो हमने वोल्टेज बफर लगाया है या यूनिटी फॉलोवर लगाया है। अगर दोनों की टाइमिंग डिफरेंट टाइम